देखिए, चलो देखिए, कल हम लिमिटेशन की बात कर रहे थे सब। कल हमने जो क्लास में डिस्कशन किया वो इस बात का डिस्कशन किया कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे काम क्या आएगा और किस लिए हमारे सिलेबस में डाला है और क्यों हमारे को पढ़ा है। अगर लिमिटेशन का कोई क्वेश्चन है तो लिमिटेशन का क्वेश्चन किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और अगर ये ड्यूटी किसकी है? कोर्ट की ड्यूटी है कि अगर, यानी एडवर्स पार्टी ने अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि भाई लिमिटेशन में मामला नहीं है, तो भी कोर्ट की ड्यूटी है कि वो किसके बाद में, परसेक्राइब्ड पीरियड यानी विहित समय के बाद में किसी भी मामले को, यानी किसी भी वाद या एग्जीक्यूशन के दावे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आगे बात समझ। अब देखिए, जब भी कोई भी एक्ट शुरू करते हैं तो एक्ट में सबसे पहले उस एक्ट का नाम होता है। सबसे पहले एक्ट का क्या होता है? नाम होता है। सेक्शन फर्स्ट में इसको बोलते हैं हम शॉर्ट टाइटल। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टाइटल। यानी जो भी एक्ट का पूरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। एक होता है लॉन्ग टाइटल। जब हम ऑब्जेक्ट के साथ में उसको पढ़ते हैं कि परिसीमा संबंधित विधि को समेकन संशोधन करने के लिए अधिनियम बनाया गया, वो तो हो गया इसका लॉन्ग टाइटल। और एक्ट का जो मेन नाम होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल, यानी संक्षिप्त में नाम। यानी परिसीमा अधिनियम 1963। फिर इसके बाद में सेक्शन फर्स्ट में इसका नाम होता है और फर्स्ट में ही होता है जुडिक्शन कि ये लिमिटेशन एक्ट कहाँ लागू होगा। तो लिमिटेशन एक्ट कहाँ लागू होगा? तो लिमिटेशन एक्ट कहाँ लागू होगा? तो पहले ये जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पे लागू होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिसके पहले आर्टिकल 370 को समाप्त किया। समाप्त किया क्या? अमेंड कर दिया, है ना। और भारत की जो भी विधि थी वो सारी की सारी जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दी। यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी पहले अलग था। और इसलिए 31 अक्टूबर 2019 को गजट नोटिफिकेशन करके इन्होंने इसे क्या किया? संपूर्ण भारत पे लागू कर दिया। ठीक। अब इसका टेरिटरी कहाँ है? यानी ये संपूर्ण भारत पर परिसीमा अधिनियम लागू होता था। पहले ये कहाँ लागू होता था? जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी जगह लागू होता था। उसका रीजन क्या था? आर्टिकल 370 कि वहां पर जो भी पावर था वहां की लेजिस्लेशन को दिया हुआ था, संसद को वहां के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं थी। 370 में अमेंड किया और अमेंड करने के बाद में भारत में एनफोर्सेबल सारी लॉ को कहां तक बढ़ा दिया? जम्मू कश्मीर के ऊपर भी बढ़ा दिया। कहां बढ़ा दिया? जम्मू कश्मीर पर भी बढ़ा दिया। यानी जम्मू कश्मीर पर भी ये लागू हो गया। फिर ये 1 जनवरी 1964 से लागू हुआ, है ना। फिर इसके बाद में जो सेक्शन फर्स्ट में तीन बातें आती है: शॉर्ट टाइटल, इसका जुडिक्शन कहाँ लागू होगा, और तीसरी बात ये कब एनफोर्स हुआ। उसके बाद में सेक्शन 2 होता है, वो 2 में डेफिनेशन क्लोज दिया हुआ होता है। डेफिनेशन क्लोज का मतलब होता है उस एक्ट की डिक्शनरी कि ये वर्ड हम एक्ट में पढ़ेंगे और इनका मतलब क्या है। कि ये वर्ड हम एक्ट में पढ़ेंगे और इनका मतलब क्या है। बैरक लाए हो आप? बैरक है आपके पास? लिमिटेशन का बैरक? आप बैरक जरूर ले, नहीं आप रखो, है ना। तो अब सबसे पहली जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें अपीलेंट की दी हुई है।
सबसे पहली जो डेफिनेशन दी हुई है किसकी दे रखी है? एप्लीकेट की, यानी आवेदक की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे, देखो समझना, जो भी शूट होता है, केस होता है, एक तो होता है सूट, एक होता है अपील, एक होती है रिवीजन, एक होता है रिव्यू। आगे बात समझ। सूट को हम बोलते हैं वाद, यानी प्राइमरी स्टेज पे जो वाद लाया जाता है उसको हम बोलते हैं सूट। ये नहीं नहीं, सारे अलग है। हाँ, वाद है ना। इसके बाद में अगर इसका डिसीजन हो गया तो उसकी होती है क्या? अपील। अपील कौन सुनता है? जो इसका अपर न्यायालय होता है वो सुनता है अपील। जहां जिन मामलों में अपील नहीं होती उनमें क्या होता है? रिवीजन। सिविल मामलों में रिवीजन का राइट केवल हाईकोर्ट के पास है। क्रिमिनल मामलों में तो दोनों के पास में, सेशन जज और हाई कोर्ट। और केवल यहां पर रिवीजन का राइट किसको होता है? और रिव्यू के अंतर्गत होता है कि जो डिसीजन दिया है उसी को आप दोबारा आवेदन करते हो कि साहब ये कुछ फैक्ट थे, ये रह गए थे, जब मामला डिसाइड हुआ था उस वक्त हम इन्हें पेश नहीं कर पाए, और अगर पेश नहीं कर सकते थे, है ना, लेकिन आज ये फैक्टों का हमें पता चला है, तो इन फैक्टों को एक बार कंसिडर करते हुए उस मामले को आप दोबारा से सुनो। इसको बोलते हैं हम रिव्यू। इसको क्या बोलते हैं? रिव्यू। कि भाई आपने जिस कोर्ट को, कि भाई नए फैक्ट आए, इन नए फैक्टों पर, तो जब ये मामला चलता है जिसने आवेदन किया है उसको बोलते हैं वादी या प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं? वादी या प्लेंटिफ। और जिसके अगेंस्ट में होता है उसको बोलते हैं प्रतिवादी या रेस्पोंडेंट। प्रतिवादी या रेस्पोंडेंट। फिर उसके बाद में अपील में जो अपील करता है उसको बोलते हैं एप्लीकेंट, अपीलार्थी। और सामने वाले को बोलते हैं रेस्पोंडेंट। सामने वाले को क्या बोलते हैं? रेस्पोंडेंट, यानी क्या बोलेंगे? प्रत्यार्थी। प्रत्यार्थी। प्रतिवादी नहीं, प्रतिवादी केवल वाद में होता है। वाद में वादी और प्रतिवादी, इसमें होता है एप्लीकेंट और रेस्पोंडेंट का मतलब प्रत्यार्थी। इसी प्रकार यहां पर आवेदक और प्रत्यार्थी, यहां पर आवेदक और प्रत्यार्थी। समझ गए? इस प्रकार से इनके अंतर्गत पार्टियां होती हैं। तो इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है कि आवेदक कौन होगा। तो इन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन पेश कर रहा है वो व्यक्ति। ठीक। उसके बाद में दूसरा व्यक्ति वो होता है, मान लो वो नहीं आ सकता है तो अपने अभिकर्ता को भेज सकता है। या तीसरा प्राधिकृत व्यक्ति जिसके माध्यम से वो एप्लीकेशन कोर्ट में पेश करना चाहता है, इनको हम अर्जीदार के अंतर्गत इंक्लूड किए। जैसे आप एक बात बताऊं, सिविल मामलों में जब आप रूल्स पढ़ रहे हो तो वहां आता है नकल किसको देते हैं? नकल किसको देंगे? जब केस चल रहा होता है तो केस में हम नकल किसको दे सकते हैं? भाई सीधी सी बात यह है कि हम पार्टी के अलावा किसी को नहीं दे सकते। जो मामले के पक्षकार हैं उन्हीं को क्या दिया जाता है? तो उसके लिए अब आगा अर्जीदार में कौन कौन शामिल है जिसको आपको नकल देनी है? तो पहला वो व्यक्ति जिसने आवेदन किया है, अर्जीदार है, एप्लीकेंट है, उसने, देखो, पहला व्यक्ति अर्जीदार, दूसरा व्यक्ति वह व्यक्ति जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार क्या करता है? व्युत्पन्न करता है। और तीसरा वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक के तौर पर
निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जा रहा है, इन सभी को क्या माना गया है? आवेदक माना गया। वो व्यक्ति जो खुद कर रहा है या जिससे उसे राइट भी उत्पन्न हुआ है। जैसे सपोज करो पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई मामला चल रहा है, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी में परिवार का हर सदस्य पक्षकार बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता। नहीं, हर पक्षकार, परिवार का हर सदस्य। जैसे मान लीजिए कोई फैमिली डिस्प्यूट, सॉरी, आप ये मान लीजिए कोई फैमिली बिजनेस है, तो वहां जो भी काम करेगा कर्ता करेगा कि नहीं करेगा? बाकी परिवार के सदस्य थोड़ी होते हैं, जो परिवार का कर्ता होता है वही सारे काम देखता है। और मान लीजिए कर्ता की ओर से उस परिवार का सदस्य जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड पर्सन है, वो आपसे नकल ले सकता है कि नहीं ले सकता? कि भाई मैं इस मामले के अंतर्गत, ये मेरे दादाजी है, ये हमारी प्रॉपर्टी का मामला है और आवेदन कर रहा है, नीचे लिखता है कि मैं कौन हूं। तीसरा, किसी और व्यक्ति की ओर से आप काम करने के लिए प्राधिकृत हो, जैसे एज ए ट्रस्टी भी हो सकते हो, एजेंट भी हो सकते हो, है ना? अब जैसे मान लो आप सीपीसी में देखते हैं, तो सीपीसी के अंतर्गत ये कहते हैं कि वाद कौन पेश कर सकता है, समझना। ये सूट कौन फाइल करता है? सूट पर किसके हस्ताक्षर होता है? वाद पर। वाद पर दो व्यक्तियों के साइन होते हैं, एक तो किसके, वादी के, फिर बीच में कनेक्टिंग वर्ड है या, बीच में कनेक्टिंग वर्ड है या, ऑथराइज एजेंट, प्राधिकृत अभिकर्ता, और फिर बीच में कनेक्टिंग वर्ड क्या है? एंड, एडवोकेट। तो किन के साइन होते हैं? तीन के नहीं, दो के। या तो इसके होंगे या इसके और इसके। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि आप बाहर रहते हो और आपका कोई मामला यहाँ केस लड़ना है, तो आप क्या करोगे? अपनी ओर से एक एजेंट अपॉइंट करोगे, इसको बोलते हैं प्राधिकृत अभिकर्ता। और ये एजेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ठीक है, इसके लिए सीपीसी में ऑर्डर 3 रूल 2 में बताया गया कि इसका अपॉइंटमेंट होता है बाय पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी से आप अपना अभिकर्ता अपॉइंट करते हैं, तो फिर आपकी तरफ से मामले को, है ना? जैसे आपने देखा होगा कई केसों का टाइटल देखा होगा, सबसे पहले वादी का नाम लिखा हुआ है, फिर नीचे लिखा होता है जरिए प्राधिकृत अभिकर्ता। होता है कि नहीं होता? तो इनमें ये सब आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? बाय पावर ऑफ अटॉर्नी। फिर उसके बाद में दूसरे साइन किसके होते हैं? एडवोकेट। और इसके अपॉइंटमेंट कैसे होता है? बाय रिटर्न डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर किया हुआ, जो वकालतनामा होता है ना, उसके। आगे बात समझ? तो वो तो पावर ऑफ अटॉर्नी से होता है, और ये लिखित में और हस्ताक्षरित। यानी आप ये कहोगे कि मैं इसको वकील अपॉइंट कर रहा हूं, और अपने साइन, जो आपने वकालतनामा देखा है वो, यानी रिटर्न और साइन किया हुआ होगा, उसको अपॉइंट करते हैं। तो पहली डेफिनेशन किसकी थी? आवेदक। आगे बात समझ में कि इन्होंने आवेदक की डेफिनेशन क्यों दी है, कि भाई वाद कोई भी लेकर के आ सकता है, आवेदन कोई भी कर सकता है। तो इसलिए पहली डेफिनेशन इन्होंने किसकी दी है? आवेदक। ध्यान रखना, जो भी एक्ट आप पढ़ते हो उसमें सबसे बड़ा जो मतलब होता है वो इस डेफिनेशन क्लोज से निकलता है। इस डेफिनेशन क्लोज से क्या होता है? सबसे बड़ा मतलब निकलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी डेफिनेशन, कि देखा कि आवेदन के अंतर्गत क्या शामिल है? पिटीशन। जो भी पिटीशन है वो किस में शामिल किया गया है? आवेदन के अंतर्गत शामिल किया।
जो भी पिटीशन है वो किस में शामिल की गई है, आवेदन के अंतर्गत की गई है। तो दूसरी डेफिनेशन किसकी है, आवेदन। फिर तीसरा होता है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है गारंटी। नेक्स्ट डेफिनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इससे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, देखो एक चीज समझना, मैंने आपसे पैसे उधार लिए और पैसे उधार लेने के बाद मैं एक कागज पे ये लिख करके आपको देता हूं कि भाई साहब मैं आपके आपसे 10,000 रुपये प्राप्त किए और मैंने सिग्नेचर कर दी। क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज है? बुशरी। इसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। क्या बोलते हैं? प्रोमिसरी नोट। कि मैंने आपसे पैसे लिए और मैंने लिख दिया कि दिनेश जी मेरे 10,000 रुपये मांगते हैं, और मैंने यहां साइन कर दी। तो कितनी पार्टी हो गई? दो पार्टी। एक, जब दो पार्टियां होती हैं तब हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट या वचन पत्र। लेकिन ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। प्रोमिसरी नोट के लिए जरूरी क्या है? दो पार्टियां हैं। प्रोमिसरी नोट क्या है कि पैसे देने का वचन दे। मैंने लिखा क्या है कि पैसे दूंगा। मैंने तो ये लिखा कि 10,000 रुपये मांगते हैं जो डूब गए। आगे का इंटरप्रिटेशन ही है। तो ध्यान रखना, कोई भी प्रोमिसरी नोट तब होता है जब मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं और साथ में ये भी कह रहा हूं कि जब मांगेंगे तब या जिस दिनांक को ये कहेंगे उस दिनांक को मैं वापस लौटा दूं। अगर मैं केवल ये कह रहा हूं कि मेरे मांगते हैं तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि आगे का मतलब क्या हो गया कि जो डूब गए हैं अब आगे नहीं दिए जाएंगे। तो प्रोमिसरी नोट। तो दो बातें, जब दो पक्षकार हैं और ये क्या कह रहे हैं कि मेरे 10,000 रुपये मांगते हैं और जब ये कहेंगे तब मैं वापस लौटा दूं, या इस तारीख को मैं इनको वापस लौटा दूंगा, ये प्रोमिसरी, यानी लौटाने का वचन दे रहा हूं, इसको प्रोमिसरी नोट बोलेंगे। और कितने पक्षकार होने चाहिए? दो पक्षकार होने चाहिए। फिर तीसरा, अब आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने दिनेश जी से 10,000 रुपये उधार मांगे। तो दिनेश जी ने कहा कि भाई 10,000 रुपये मैं उधार तो दे दूंगा, लेकिन आप दोगे कैसे? तो मैंने कहा कि यार भाई मैं अरविंद सर से दिलवा दूं। क्या करूंगा कि मैं अरविंद सर से आपको 10,000 रुपये दिलवा दूं। तो मैंने 10,000 रुपये लेने के बदले में एक कागज लिखा है ना? किनको? अरविंद सर। कि भाई मैं दिनेश जी से 10,000 रुपये ले रहा हूं, और जब दिनेश जी मांगे तब आप दिनेश जी को 10,000 रुपये दे दें। ठीक? दिनेश जी कहते हैं, दिनेश जी उस कागज को लेकर के गए कहां पर? अरविंद सर के पास। अब देखो, जब मैंने लिखा है तो मैं तो हो गया क्या? लेखी वाला, लिखने वाला, है ना? और जिसको लिखा है ये हो गया ऊपर वाला। कौन? अरविंद जी। और ये हो गया इस बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर। कौन? दिनेश। अब ये लेकर के अरविंद सर के पास गए और इन्होंने कहा कि साहब वो 10,000 रुपये मांग रहे हैं, ये चिट्ठी दी है आपके लिए, अगर आप एक्सेप्ट कर ले तो मैं 10,000 रुपये उनको दे दूं। अब जो एनआई एक्ट है उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को 3 दिन में सामने वाला एक्सेप्ट कर सकता है। अरविंद सर ने कहा कोई बात नहीं है, आप तो दे दो, मैं उन ये 10,000 रुपये मैं दे दूं। तो इन्होंने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर लिया?
क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर दिया। तो ये क्या हो गए? एक्सेप्टर हो गए। आ गई बात समझ में? क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गए। तो जैसे ही इन्होंने एक्सेप्ट किया, अब ये 10,000 रुपए मेरे को देने के बाद लाइबिलिटी किसकी हो गई? 10,000 रुपए देने की। मेरा कोई लेना देना है? अब कौन देगा? अरविंद सर। इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमेसरी नोट में कितने व्यक्तियों के बीच का व्यवहार था? दो व्यक्ति। और बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन व्यक्तियों का। जैसे हम चेक है, चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज। वो मैंने आपसे पैसे उधार ली, 10,000 रुपए का एक चेक काटा, बैंक वाले को दिया। बैंक वाले को भी वही 3 दिन मिलते हैं। 3 दिन में वो स्वीकार करता है या खारिज करता है। लेकिन बस ये है कि वो बैंक वालों की लाइबिलिटी नहीं होती बैंकिंग अधिनियम में, है ना? अरविंद जी ने एक्सेप्ट कर दिया तो लाइबिलिटी किसके? एक्सेप्टर तो एक्सेप्ट करेगा ना, साइन तो करेगा ना अपना। वो अपनी यहाँ पे स्वीकृति लिख करके और साइन करता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक रूप क्या है? चेक। आगे बात समझ में? तो ये क्या है? व्यापारिक ट्रांजेक्शन का एक रूप है। तो इसलिए इन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो तीसरी डेफिनेशन किस चीज की है? बिल ऑफ एक्सचेंज की। ठीक। चौथी डेफिनेशन होती है बॉन्ड। बॉन्ड, वचन पत्र। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है? बॉन्ड या वचन पत्र। जमानत मुचल के। सुनाओगे दो वर्ड? जमानत और मुचल के में क्या अंतर है? सुना होगा ना, 10,000 रुपए के जमानत मुचल के दिए जाए, कोर्ट ने आदेश दिया। हाँ, तो बेल और बॉन्ड में क्या फर्क है? वो भी रिटर्न होता है। बेल और बॉन्ड में क्या फर्क होता है? जमानत और मुचल के में किसका ले रहे हो आप जमानत मुचल के? अक्यूज का। भाई बेल करवा रहे हो तो किससे ले रहे हो जमानत मुचल का? अभियुक्त से। और कोर्ट क्या कह रहा है कि 10,000 रुपए के बेल और बॉन्ड भरे जाएं। तो कौन कौन हो गया? किसका भर रहे हैं अपन? अभियुक्त का। और एक व्यक्ति अभियुक्त की गारंटी देता है। ये कौन हो गया? गारंटर। हो गया कि नहीं हो गया? भाई एक तो गारंटर हो गया, और एक कौन हो गया? अभियुक्त खुद हो गया, अक्यूज खुद हो गया। फिर किस लिए भरवाते हैं हम? कि भाई तारीख पे आता जाता रहेगा, तारीख मिस नहीं करेगा। इसी के लिए है ना कि भाई प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब भी कोर्ट बुलाएगा हर तारीख पे कोर्ट पे उपस्थित होगा। तो अभियुक्त अपनी गारंटी लेता है कि भाई मैं हर तारीख को कोर्ट में उपस्थित होता रहूंगा। अगर मैं नहीं आया तो 10,000 रुपए का भर्ती कर दूंगा। एक ये बढ़ता है कि भाई साहब आते जाते रहेंगे, और अगर नहीं आए तो 10,000 रुपए मैं दूंगा। यानी जो व्यक्ति अपनी गारंटी ले रहा है वो तो हो गया बॉन्ड, वचन पत्र। अपनी गारंटी खुद ले रहा है कि मैं इस तारीख तक हर तारीख पर आता जाता रहूंगा। ये तो हो गया क्या? वचन पत्र। इसको बोलते हैं मुचल का, है ना, बॉन्ड। और ये कह रहा है कि भाई साहब आते जाते रहेंगे, अदरवाइज मैं दूंगा। इसको बोलते हैं जमानत। यानी अपनी गारंटी खुद दे रहा है, इसको तो बोलते हैं बॉन्ड। और आपकी गारंटी कोई और दे रहा है, इसको बोलते हैं श्योरिटी या जमानत। समझ गए? बेल और बॉन्ड में क्या फर्क होता है, दोनों समझ में आ गया? कि अपनी गारंटी जो खुद ले रहा है ये तो होता है बॉन्ड। इसमें ले रखा है कि धन संबंधी बाध्यता के अधीन किया जाता है, कि जिस दिन ये बाध्यता, तो वो बॉन्ड में क्या हो गया कि मैं हर तारीख पर आता जाता रहूंगा, जिस दिन फैसला हो गया उस दिन बॉन्ड बेल निरस्त हो ही जाते हैं। अदरवाइज मैं 10 पैसे दूंगा।
आगे बात समझो, डेफिनेशन भी यही कह रही है। देखिए बॉन्ड की डेफिनेशन, बंध पत्र के अंतर्गत कोई लिखित आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या न किया जाए तो ऐसी स्थिति में बाध्यता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी मैं अपने आप को कर लेता है कि मैं हर तारीख पर आता जाता रहूंगा, और हर तारीख पर आता जाता रहा तो क्या हो जाएगी, बाध्यता फिर शून्य हो जाएगी। इसको बोलते हैं बॉन्ड। यानी आपकी गारंटी आप दे रहे हो तो इसको बोलते हैं बॉन्ड, और आपकी गारंटी कोई और व्यक्ति दे रहा है, इसको बोलते हैं प्रतिभूति। तो ये जमानत और मुचलका। तो बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया कि आपकी गारंटी आप दे रहे हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है प्रतिवादी, रेस्पोंडेंट, कि वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी दायित्व के व्युत्पन्न करता है और उस पर वाद लाया जा सके, या फिर उसका ट्रस्टी वगैरह, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिवादी। नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है ईचमेंट सुकाचार। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दे रखी है, ईचमेंट या सुकाचार। तो सुकाचार क्या होता है, एक बात बताओ, ये मेरी जमीन है और ये आपकी जमीन है, और ये एक्स की जमीन है, इधर रोड है और इधर रोड है। अब आपको आपकी जमीन में आना है तो कैसे आओगे, है? भाई या तो आप इसके प्लॉट से होते हुए आओगे या मेरे प्लॉट से होते हुए आओगे। तो यानी मैं मेरी संपत्ति का उपयोग करने के लिए दूसरे की संपत्ति का क्या कर रहा हूं, उपभोग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। आगे बात समझ में, ये साम्य पे उत्पन्न होता है कि भाई मेरे को मेरी भूमि का उपयोग करने के लिए, बेस्ट उपयोग करने के लिए क्या करना है, आपकी संपत्ति के उपयोग करने का राइट होता है। इसी को बोलते हैं ईचमेंट या सुकाचार। इसी को बोलते हैं क्या, ईचमेंट या सुकाचार। समझ में आया? ये सुकाचार, सुकाचार कोई सा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी खिड़की है, मैं उधर कोई निर्माण कर रहा हूं और आपके प्रकाश का राइट है, आप उसे यूज कर रहे हो, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, सब मेरी खिड़की बंद हो रही है, इस बात को रोक। फिर निर्माण तो मैं मेरे यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन वो कैसा, मेरा राइट, उपभोग करने का अधिकार क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए इसे क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। इसको बोलते हैं हम ईचमेंट सुकाचार। यानी एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अपनी संपत्ति के बेस्ट उपयोग के लिए किसी अन्य संपत्ति में किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या नहीं करने या संपत्ति का उस प्रकार से डिस्पोज करवाने का राइट होता है, इसी को हम ईचमेंट या सुकाचार को, समझ गए। तो देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, सुकाचार की दे रखी है। सुकाचार के अंतर्गत संविदा से उत्पन्न होने वाला ऐसा अधिकार है जिससे कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा के किसी भाग को या अन्य भूमि में उगी हुई या उससे संलग्न अस्तित्ववान किसी चीज को अपने लाभ के लिए हटाने और अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है। इसको बोलते हैं हम क्या, ईचमेंट। फिर विदेश का मतलब, फिर सद्भाव वर्ड दे रखा है, सद्भाव की नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है।
नहीं, ईचमेंट में कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता? तो जैसे मान लीजिए कि हाँ, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई मैं इधर से आया जाऊंगा और आप मेरे को क्या करोगे, रास्ता दो। जैसे मान लीजिए ये प्लॉट ही आप ही का है और आप मेरे को बेच रहे हो, तो बेच ये रहे हो कि ये बेच रहे हो, लेकिन आप इसमें से मेरे को क्या दे रहे हो, राइट दे रहे हो, है ना? नहीं, देखो कॉन्ट्रैक्ट से राइट जरूर उत्पन्न नहीं होता, ये साम्य से उत्पन्न होता है। ये राइट किससे, कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न नहीं होता, राइट साम्य से उत्पन्न होता है। कि मैं जैसे आपके मकान पे से जमीन से 20 वर्ष से आ जा रहा हूं, इसको बोलते हैं आवश्यकता। इसको क्या बोलते हैं, आवश्यकता। और आज आप मेरे को कह दो कि भाई सब खाली करके जाओ, इधर से नहीं आओगे, फिर मैं कहा भाई मैं किधर से जाऊंगा? तो साम्य से उत्पन्न होता है क्या, ईचमेंट, संविदा से उत्पन्न नहीं होता। संविदा पार्ट हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप मॉल में जा रहे हो, वो सॉरी आपने कोई फ्लैट ले लिया और आपकी 7वीं मंजिल पर है, नहीं, तो कहां से जाओगे आप, या तो लिफ्ट से या सीढ़ियों से। और वो सीढ़ियां और लिफ्ट किसके आगे से गुजरेंगी, नीचे वाले 6 मंजिल वालों के आगे से गुजरेंगी कि नहीं? वो कहता है कि साहब हमारे को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, इसको हटाओ। 6ठी मंजिल वाला ये कहता है, हट सकता है क्या? और हमने 6ठी वाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। देखो वर्ड, देखो वहां क्या दे रहा है, संविदा से उद्भूत न होने वाला ऐसा अधिकार। यानी ये किससे उत्पन्न होता है, साम्य से, आवश्यकता से उत्पन्न होता है। आगे बात समझ में, संविदा से उत्पन्न नहीं होता, ये किससे होता है, संविदा से तो रेयर कंडीशन में उत्पन्न होता है, बाकी ये किससे होता है, साम्य से उत्पन्न होता है। अब जैसे मान लीजिए मेरा घर है, ये रोड है, ये मेरा घर है और ये आपका घर है, नहीं? अब मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि साहब मेरे घर के आगे से आप आते जाते हो तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, आप अपना कोई और रास्ता देख लो। मेरे घर के आगे से आओगे जाओगे नहीं। तो ये आवश्यकता से उत्पन्न होता है, नहीं कि जरूरत किधर की है, कि आवश्यकता कहाँ है। क्या? हाँ, इसीलिए तो आपने देखो कि जब कोई भी व्यक्ति आपके प्लॉट की तरफ खिड़की निकालता है, सुनो ना, कोई भी व्यक्ति आपके प्लॉट की, खाली प्लॉट पड़ा है, खिड़की निकालता है, तो कई बेवकूफ क्या होते हैं, अरे क्या है, जब बनाएंगे तब देख लेंगे, बंद करवा देंगे, अभी तो ले लेने तो बेचा। बाद में फिर वो सुखाचार उत्पन्न कर देता है कि साहब मैं इसकी यहाँ निर्माण नहीं होगा, मेरी खिड़की बंद हो रही है। क्योंकि अगर आपने सुखाचार, आपकी जमीन का कोई उपयोग कर रहा है और आपने ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तो आपने उसे आवश्यकता दे दी। इसीलिए तो जैसे ही खिड़की खुलती है लोग लड़ने चले जाते हैं कि बंद कर बंद कर। क्योंकि एक बार खिड़की खुल गई, फिर उसे बंद कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो यह मानो कि आपका प्लॉट ही बर्बाद हो गया, उसकी खिड़की नहीं खुलने होती। कल वो एक मेरे स्टूडेंट का फोन आया, उसने बोला कि सर वो हमारे पड़ोस में मेरा मित्र कोई मकान बना रहा है। फिर उसने फोटो भी भेजी कि पड़ोसियों की वहां खिड़की निकाल ली, उसका प्लॉट तो खाली पड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई मैं कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो प्लॉट तो खाली पड़ा है। लेकिन मैंने कहा भाई ये ईचमेंट का राइज कर देता है कि अगर आज उसने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो फिर नहीं, तो फिर आगे भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, तो इसलिए यही ईचमेंट होता है कि ये साम्य से उत्पन्न होता है, संविदा से उत्पन्न नहीं होता। भाई वाद्यम क्या है, आजकल तो छत से लो वेंटिलेशन। भाई आजकल वेंटिलेशन लेने की जगह का है, फिर वो ईचमेंट क्रिएट कर देता है, फिर वो दावा कर देता है मेरी खिड़की बंद नहीं होगी भाई। हाँ, फिर वो गाड़ी बनानी पड़ेगी आपको,
नहीं। और यहाँ तो एक गज भी 1 लाख रुपए की है। गांव में तो चल जाए, चलो छोड़ दे। जयपुर में तो एक गज भी 1 लाख रुपए की है। नहीं। नेक्स्ट डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है किसकी? सद्भाव या गुड फेथ की। गुड फेथ की ये क्या है कि जो भी काम समय सतर्कता और ध्यान से किया जाता है, सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया जाता है, उसको हम सद्भावना पूर्वक। अरे बस में जरूरी नहीं है। एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी बात है उसका डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन गलत है या सही है ये कब पता चलता है? जब रिजल्ट आता है तो। हम जिस दिन डिसीजन ले रहे हैं उस दिन ये तय नहीं करते कि ये सही है कि गलत है। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन तय होता है कि हमने जो डिसीजन लिया वो सही था कि गलत था। इसलिए डिसीजन तो लेने पड़ता है। अगर मैं डिसीजन अपने इंटरेस्ट को, आपके लिए कोई डिसीजन लेना है और वो डिसीजन ही अगर मैं मेरे लिए लेता और उसका परिणाम कुछ भी हो, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने वो काम सद्भावना पूर्वक किया। नहीं कि अगर मेरे लिए भी ये डिसीजन लेना होता तो भी ये सही होता। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि एक आदमी वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पता चला कि भाई ये कौन है, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि ये व्यक्ति कौन है। अब आइडेंटिफाई नहीं हो रहा और उसका तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है डॉक्टर को। अब डॉक्टर घर वालों का इंतजार करे तब तक तो। अब यहां पर वो क्या कर रहा है कि भाई अगर उसके घर वाले भी होते तो भी ये डिसीजन लेते कि ऑपरेशन करो। उसने ऑपरेशन कर दिया, आदमी निकल गया। आप उसके खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस कर दिया कि साहब इसने हमारे आदमी को मार दिया और हमसे तो पूछा ही नहीं। तो उसका बचाव क्या होगा? वो यही कहेगा कि साहब मैंने उस परिस्थितियों में जो डिसीजन लिया वो समय सतर्कता और ध्यान से लिया गया था। अगर इसके घर वाले होते तो भी यही डिसीजन लेता, और नहीं है तो भी मैंने यही डिसीजन लिया। इसलिए मेरा कार्य सद्भावना पूर्वक। और लिमिटेशन में छूट भी तभी मिलती है जब आपका कार्य सद्भावना पूर्वक। ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी दे रखी थी? गुड फेथ या सद्भाव की दे रखी। क्या? देखो इन्होंने क्या किया है, कई बार क्या होता है हम किसी चीज को बड़ा करना चाहते हैं, है ना? तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, नेगेटिव अप्रोच में डेफिनेशन देते हैं, है ना? जैसे मैं ये कहूं कि भाई आप सारों के अंतर्गत मैं सबको पढ़ाना चाहता हूँ, दिनेश जी को नहीं पढ़ाना चाहता, है ना? तो मैंने कहा मेरी क्लास में दिनेश जी के सिवाय सभी उपस्थित हो सकते हैं, तो आप भी उपस्थित हो सकते हैं और नए भी उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन दिनेश जी नहीं आ सकते। अब मैं लेकिन ये कहता हूं कि दिनेश जी मेरी क्लास में, सॉरी, मैं ये कहता हूं कि बाकी आप सबकी लिस्ट बना करके कहता हूं कि आप सब आओगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैंने आगे का रास्ता किसके लिए बंद कर दिया? दिनेश जी के साथ मैंने सबके लिए रास्ता बंद कर दिया। और मैंने अगर ये कहा कि मेरी क्लास में दिनेश जी के अलावा सब आ सकते हैं, तो इसका मतलब आप तो हो ही, और अगर कोई नया और आना चाहे तो नया भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। और अगर मैं, इसलिए ये नेगेटिव अप्रोच में डेफिनेशन देते हैं कि कोई भी बात सम्यक सतर्कता और ध्यान से नहीं की गई, यानी इन दोनों बातों को छोड़ करके किसी भी फॉर्म में नहीं की गई, है ना, उसको सद्भावना पूर्वक नहीं मानते। डेफिनेशन पूछे तो हमें जवाब पॉजिटिव वे में देना चाहिए, जैसे इसमें लिखा हुआ आप नेगेटिव वे दोनों वे में दे सकते हो। अगर आप ये भी लिख दोगे ना कि सद्भाव का मतलब क्या है कि जो सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया कार्य है वो सद्भावना पूर्वक। नेगेटिव डेफिनेशन इसलिए दे देते हैं कि उसका स्कोप बड़ा कर देते हैं, है ना? कि जैसे मैं ये कहता हूं कि भाई ये दो चीजों के अलावा किसी, इनके अलावा किया गया कार्य सद्भावना पूर्वक नहीं होता।
तो अब इसमें बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई। और अगर मैं ये कहता कि ये ही है तो फिर छोटी डेफिनेशन हो जाती कि ये दो ही व्यक्ति रहे। इसलिए विधि बनाने वाले क्या करते हैं, कई बार नेगेटिव डेफिनेशन दे देते हैं कि इनके सिवाय, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है, वादी वह व्यक्ति जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है, या वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है परिसीमा काल और विहित काल। दोनों का अंतर समझिए। परिसीमा काल जो लिस्ट में दिया हुआ है, विहित काल जो टोटल काउंट हो रहा है। कि परिसीमा काल से विपरीत वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है, जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। विहित काल से परिसीमा काल विपरीत है, जो इस अधिनियम के उपबंधों के नीचे क्या गया, काउंट की गई परिसीमा। फिर आता है नेक्स्ट वचन पत्र। वचन पत्र समझ गए, प्रोमिसरी नोट, दो व्यक्तियों का धन संबंधी ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा रचयिता अन्य को धन की कोई विनिर्दिष्ट राशि परिसीमित पर या मांग पर या दर्शन पर देने का आत्यांतिक क्या करता है, वचन देता है। अगर केवल एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे ये 10,000 रुपये मांगता है, तो ये वचन पत्र। आगे की लाइन ये भी हो सकती है जो डूब गया है, नहीं, जब तक वो लौटाने की बिना कंडीशनल शर्त देता है तो उसको हम बोलते हैं वचन पत्र। फिर नेक्स्ट है वाद। वाद के अंतर्गत अपील और आवेदन नहीं आते। मैंने बता दिया वाद केवल कहां होता है, प्राइमा फेसी, बाकी फिर वो अपील और आवेदन। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखे 2M में, किसकी, टोट की, अपकर्ते की। नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि ऐसा कोई दोष जो संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोट या अपकृत्य बोलते हैं। समझना, आईपीसी में जितने अपराध हैं उनके अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग करवाते हैं तो ये क्या हो गया, जिसमें देखो सपोज करो कि एक व्यक्ति की मानहानि, ठीक है, अब मानहानि के लिए आप उसके अगेंस्ट केस करते हो तो क्या करोगे, या तो कोर्ट में जाके कंप्लेंट करोगे सेक्शन 500 आईपीसी में, जहां 2 साल तक की सजा का प्रावधान, या फिर आप क्या करोगे, पैसे मांगोगे, कंपेंसेशन मांगोगे। तो जो भी अपराध, दोष हैं जिनके लिए कंपेंसेशन मांगा जाता है, वो तो होता है टोट। और जो भी अपराध हैं जिनके लिए हम सजा दिलवाने की कोशिश करते हैं पनिशमेंट के लिए, वो होता है ऑफेंस, है ना। तो वो कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक विधि द्वारा कर्तव्य, और उस कर्तव्य का आपने भंग किया और उसके भंग के बदले में हम कंपेंसेशन का दावा करते हैं, उसको बोलते हैं टोट। जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं होना चाहिए और ट्रस्ट का ब्रीच नहीं होना, इन दोनों को छोड़कर जितने भी दोष होते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद 323-41 का अपराध हो गया आईपीसी में। अब आप इसके लिए तो क्रिमिनल केस कर सकते हो, एफआईआर दर्ज करा सकते हो, साथ ही कंपेंसेशन के लिए नया वाद ला सकते हो। जैसे मैंने आप पे झूठा मुकदमा कर दिया, आप 5 साल तक रगड़ते रहे, बाद में कोर्ट ने आपको बरी कर दिया। अब आप झूठे मुकदमे के लिए जो 5 साल रगड़ाई की, उसके कंपेंसेशन के लिए कोर्ट में वाद ला रहे हो, ये आप करते हो। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी बात जिसके अंदर हम सजा दिलवाने जाते हैं वो तो हो गया अपराध, और जिसमें हम कंपेंसेशन लेने जाते हैं वो हो गया अपराध। वही बात समझ। तो इसीलिए क्या बोला इन्होंने कि कोई भी दोष, है ना, सिविल अपकार जो
संविदा भंग या न्यास भंग नहीं। उसके अलावा जो भी बाकी है वो सारे के सारे, जैसे माना नहीं होगा, मानानी का दोनों दावे करते हैं कि नहीं करते। इसी प्रकार जैसे मान लो किसी के झूठा मुकदमा कर दिया, दोनों प्रोसीडिंग होती है कि नहीं होती है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है वो दे रखी है किसकी, ट्रस्टी की। ट्रस्टी के अंतर्गत बेनामीदार, बेनामीदार समझते हो, जिसने ज्यादा कमा लिए वो अपने नाम से ना रख करके किसी दूसरे के नाम कर देता है। जैसे मान लो आप मेरे मित्र हो और आप विशुद्ध बेरोजगार हो और मान लो मेरे पास इनकम हो रही है, तो मैंने आपको कहा कि यार भाई तेरे नाम वो ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अब वो है तो मेरी, नाम किसके है, तो आप मेरे ट्रस्टी हुए कि नहीं, कि मेरी तरफ से उसको संभाल रहे हो आप। नाम आपके है लेकिन मेरी तरफ से आप संभाल रहे हो, तो ट्रस्टी हो गए कि नहीं हो गए। दूसरा, बंधक की पुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे रखने वाला बंधकदार, या हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता। तो देखो इन्होंने तीन डेफिनेशन दी है। न्यासी की ट्रस्टी, ट्रस्टी क्या होता है, जो आपकी तरफ से किसी प्रॉपर्टी को संभाल के रखता है उसको ट्रस्टी बोलते हैं। ट्रस्टी कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज करो मैंने दिनेश जी से बोला कि दिनेश जी मेरे को आपकी बाइक दीजिए, ठीक, मैं मानसरोवर तक जाके आता हूँ, तो मैंने इनसे बाइक ले ली और मैं जा रहा हूँ, तो उस बाइक का फिलहाल इन्होंने मेरे को क्या कर दिया, ट्रस्ट कर दिया है कि जब तक मेरे पास में कब्जा है तो मेरे पास में, लेकिन है किसकी, इसकी। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कई बार देखा होगा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों वाले होते हैं, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अलग से एक ट्रस्ट बना देते हैं और वो कहते हैं इस ट्रस्ट की इनकम से हमारे परिवार का क्या होगा, भरण पोषण होगा। वो इसलिए कर देते हैं कि साला प्रॉपर्टी को ज्यादा दिन तक तो नहीं रखा जा सकता, वो का ट्रस्ट के माध्यम से भरण पोषण होता रहेगा। तो ये सारे क्या है, ट्रस्टी होते हैं। अब एक वर्ड दे रखा है बंधक। बंधक क्या होता है समझते हो, मोर्गेज या बंधक, बंधक या मोर्गेज क्या होता है समझ रहे हो। मान लो मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने आपसे कहा कि यार मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो आपने कहा कि भाई साहब मैं लाख रुपए तो दे देता हूँ, बदले में गारंटी क्या। मैंने कहा कि भाई मैं 1 लाख रुपए तो दे दूंगा, लेकिन बदले में गारंटी क्या है। तो मैंने कहा यार मेरा एक फ्लैट है, उसके कागज में आपको रख देता हूँ, ठीक। तो वो कहा ठीक है भाई। और क- मैं कहा वो फ्लैट वो कब आपको कब्जा दे देता हूँ भाई, है ना। तो मैंने आपको कब्जा दे दिया, कागज दे दिए, और तो 1 लाख रुपए ले लिए मैंने। तो जो मैंने स्थावर संपत्ति को, कौन सी को, अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है, जैसे मान लो मैंने मोबाइल दे करके आपसे पैसे उधार ले ली, इसको तो बोलते हैं प्लेस या गिरवी। आगे बात समझ, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर मैं उधार लेकर के पैसे दे करके गिरवी रख करके ले रहा हूं तो इसको बोलते हैं गिरवी या प्लेस। और अगर प्रॉपर्टी कैसी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, बंधक या मोर्गेज, ठीक। अब मेरे पास मान लीजिए लाख रुपए आ गए, ठीक। लाख रुपए आने के बाद मैं क्या करूंगा, आपको लाख रुपए ब्याज सहित मैंने वापस लौटा दिए, ठीक। अब ब्याज सहित जब मैंने वापस लौटा दिए तो अब मेरे को आप क्या क्या दोगे, पहला तो कागज, दूसरा अगर मैंने आपको पोजीशन दे रखा है तो मकान का पोजीशन दोगे, और तीसरी चीज जो होती है उसको बोलते हैं हम एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई साहब ये लाख रुपए मांगते थे और अब इसका मेरे साथ में कोई लेना देना नहीं है, इसने लाख रुपए चुकता कर दिए, ये एनओसी। जैसे हम जाते हैं ना बैंक से, बैंक से हमने अगर वो ले रखा है लोन,
तो जिस दिन लोन पूरा हो जाता है हम एनओसी लाते हैं कि नहीं, और एनओसी के साथ में वो हमें कागज देता है, फिर हम उस एनओसी को वहां ले जाके देते हैं, कहाँ पे, जेडीए में, कि साहब हमारे मकान के पट्टे पे जो मोर्गेज लाल शाही से लिखा हुआ है ना, उसको हटा दो। भाई जैसे आज अगर मानो मैंने मकान ले रखा है, मकान पे लोन है, तो मेरे जो जेडीए रिकॉर्ड है, उस जेडीए रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि मैंने इतने रुपए का लोन किससे, इस बैंक से ले रखा है, लाल शाही से, उस रिकॉर्ड पर। तो मैंने पैसे दे दिए, उसने कब्जा दे दिया, कागज दे दिए, तो भी मोर्गेज कंप्लीट नहीं हुआ है। कब होगा, ये मेरे को एनओसी देगा, और इस एनओसी को ले जाकर के मैं कहाँ दूंगा, जेडीए में। और जेडीए में देने के बाद में क्या कहूंगा कि साहब वो जो लियन वर्ड लिखा हुआ है उसको हटा दो। भाई जो यहाँ पर लियन वर्ड लिखा हुआ है उसको हटा दो, और, है ना। अब मैंने ये सब कुछ दे दिया आपको, आपने ये मेरे को सब कुछ दे दिया, फिर भी अभी आपने प्रॉपर्टी का पोजीशन मेरे को नहीं दिया। तो अब आप यहाँ अतिचारी हो, ट्रस्टी। जब तक मोर्गेज था तब तक तो आप क्या थे, ट्रस्टी थे, लेकिन अब आप क्या हो गए, ट्रस्टी नहीं। समझ गए, तो बंधक क्या होता है और बंधक के राइट क्या होते हैं, यानी इसको बोलते हैं मोचन का अधिकार, राइट टू रिडेम्पशन। रिडेम्पशन यानी पैसे, जैसे आप कोई कार लेते हो, सपोज करो वो गिरवी हो गई, एक तरीके से प्लेज हो गया, उस पर आपने लोन ले लिया, लोन लेने के बाद आपने लोन चुकता कर दिया, फिर आप बैंक से जाते हो तो बैंक वाले एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसको ले जाने के बाद आप किसको देते हो, आरटीओ में देते हो कि नहीं, कि साहब वो हमारी आरसी के अंतर्गत जो लिखा हुआ है लियन, उसको हटा दो, अब ये गाड़ी हमारी होगी। इसको बोलते हैं एनओसी। आगे बात समझ में, तो सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन क्लोज दिया हुआ है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लोज दिया हुआ है, और डेफिनेशन क्लोज में, भाई सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लोज दिया हुआ है, और जो डेफिनेशन क्लोज है वो हमारा कंप्लीट। समझ में आ गया। पहली डेफिनेशन आवेदक की, दूसरी डेफिनेशन, बैरेट है आपके पास में, बोलते जाओ। भाई किसी में भी डाउट है तो पूछ लो ना डेफिनेशंस में। पहली डेफिनेशन आवेदन की होगी, आवेदक की होगी। दूसरी डेफिनेशन आवेदन की होगी। तीसरी विनिमय पत्र, समझ में आ गया। तीसरी बंद पत्र, समझ में आ गया। चौथी प्रतिवादी। पांचवी सुखाचार, समझ में आ गया। छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, और दोनों हैं परिसीमा और विहित काल दोनों। 10वीं, 11वीं, 12वीं, और 13वीं। किसी को कोई दिक्कत डेफिनेशंस में, एक बार आप डेफिनेशंस देख लीजिए, बाकी फिर हम कल करते हैं। कल थोड़ी सी लंबी क्लास ले लेंगे हम, है ना। तो कल इस एक्ट को एक बार समराइज में आपको एक बार पढ़ा करके फिर, वाला तो पहला सुना लिया, हम्म, उसने देखा कि मेरे डॉक्यूमेंट लीगल में थे, उसने सोचा यार कहीं लिखा नहीं करना है, तो सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पड़ गया, एक्सप्लेन में छोड़ दिया, तो थोड़ा पता था कि आगे, है ना। बाकी फिर अपन कल करते हैं, है ना। कल अपन लिमिटेशन को, टाइमिंग कल तो 9 बजे से लेंगे, थोड़ी सी लंबी ले लेंगे, कल संडे है तो कल 9 बजे से लेंगे, है ना। बाकी की क्लास आप उधर ले लेना, है ना।